हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनिमल किंगडम, जिसका आप लोग बच्चों हिंदी में नाम जानते हो प्राणी जगत, या आप इसे बच्चों हिंदी में कह सकते हो जंतु जगत। बच्चों हम लोग जंतु जगत चैप्टर का एनसीईआरटी अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नों को बच्चों जानेंगे, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से बच्चों समझेंगे और उनका बच्चों उत्तर भी जानेंगे। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पर। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या परेशानियां महसूस करेंगे। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं है तब सभी जीवों का पृथक रूप से अध्ययन करना संभव नहीं होगा। दूसरा बच्चों, जीवन के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना कठिन होगा। तीसरा, एक वर्ग के सभी जंतुओं को केवल एक या दो जीवों के अध्ययन से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा और अन्य जंतु जातियों का विकास नहीं किया जा सकता है। बच्चों ये आपके ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो जंतुओं के वर्गीकरण में क्या परेशानियां उठानी पड़ेगी। यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो जंतुओं के वर्गीकरण में हमें बच्चों ये निम्नलिखित परेशानियां उठानी पड़ेगी। तो बेटा ये कौन कौन सी हो जाएगा, चार। ठीक है बेटा, तो ये चारों जो है आप लोग बेटा ये चारों जो है इसको परेशानियों को नोट कर लीजिए। ये आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अब मैं आपको पढ़ाता हूं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो आप वर्गीकरण हेतु क्या कदम अपनाएंगे। यदि आपको एक नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। क्लियर बच्चों। कौन कौन से बच्चों हम लोग वर्गीकरण के लिए कदम अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग संगठन का स्तर बताएंगे, संगठन का पैटर्न बताएंगे, समिति बताएंगे, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन बताएंगे, मतलब आपका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे, देह गुहा मतलब बॉडी कैविटी तथा प्रागुहा मतलब सीलोम बताएंगे, खंडी भवन बेटा मतलब सेगमेंटेशन बताएंगे। यदि आपको नमूना दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे बेटा। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, कौन कौन से हम लोग कदम अपनाएंगे, कौन कौन से हम लोग कदम अपनाएंगे बेटा, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। चलो अब आते हैं बेटा तीसरे क्वेश्चन पर। देह गुहा एवं प्रागुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। बच्चों अब मैं आपको अगला क्वेश्चन पढ़ाने चल रहा हूं, तो पहले बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आप सुनिए, भित्ति एवं कूट गुहा के बीच प्रागुहा की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति वर्गीकरण के लिए विशेष प्रयोजनीय है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ बच्चों, ठीक है, कि अगर मान लो कूट गुहा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। कूट गुहा का मतलब होता है सीडोसोलोम बेटा, सीडोसीलोम। तो सीडोसीलोम बेटा मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। देह गुहा जब मीसोडर्म से स्तरित रहता है तब इसे सीलोम कहते हैं। जिन जंतुओं में सीलोम पाया जाता है उसे सीलोमेट कहते हैं, जैसे एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकायोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कुछ जंतुओं में देह गुहा मीसोडर्म द्वारा स्तरित नहीं होती है, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच छोटी छोटी गोलाकार आकृति में छितरा रहता है। इस तरह की देह गुहा को बेटा आहार नाल कहते हैं एवं उन जंतुओं को सीडोसीलोमेटा कहते हैं। जैसे एस के हेलमेंथीज में बेटा आपको क्या मिलता है, सीडो बेटा, ये आपके सीडोसीलोमेट होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है बेटा, कूट गुहा। इनमें क्या मिलती है, कूट गुहा मिलती है। और मैं आपको बता चुका हूं कूट गुहा का मतलब कि यदि जो देह गुहा हो
उसके चारों ओर मेसोडर्म की लेयर ना पाई जाए तो उसे बोलते हैं कूट गुहा। और यदि बेटा जो देह गुहा होगी उसके चारों ओर मेसोडर्म पाई जाती है तो उसे बोलते हैं बेटा सीलोम। क्लियर? तो सीलोम तो जिन भी जंतुओं के देह गुहा में मेसोडर्म का आवरण पाया जाता है उन जंतुओं को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोलो, सीलोमेड बोलते हैं। सो जिन जंतुओं की देह गुहा के चारों ओर मेसोडर्म का आवरण पाया जाता है उसे सीलोमेड कहते हैं। क्लियर? और बेटा सबसे लास्ट में ऐसे जंतु जिसमें देह गुहा नहीं पाई जाती है उसे एसीलोमेड्स कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया आपका, सिलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, इनमें बच्चों देह गुहा नहीं पाई जाती है। तो जल्दी से बच्चों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर नंबर 3। तो आप लोग बेटा जल्दी से आंसर नंबर 3 नोट कर लीजिए। आप लोग हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आंसर नंबर 4 पर। देखो कह रहा है कि अंतःकोश की पाचन और बाह्य कोश की पाचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो एक साइड में लिखेंगे अंतःकोश की पाचन और एक साइड में लिखेंगे बाह्य कोश की पाचन। अंतःकोश की पाचन कोशिका के अंदर होता है, बाह्य कोश की पाचन आहार नाल में होता है। अंतःकोश की पाचन केवल कुछ एंजाइम पाचन में भाग लेते हैं और बाह्य कोश की पाचन में बहुत से एंजाइम जो है वो इसमें आपके क्या करेंगे बेटा? इसमें आपके भाग लेते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से पाचन में ज्यादा एंजाइम भाग लेते हैं, सो कौन से पाचन में ज्यादा एंजाइम भाग लेते हैं? बाह्य कोश की पाचन में। और कम किस में हो जाएगा? बोलो प्यारे बच्चों, कम किस में हो जाएगा? तो बड़ा आसान सा आंसर हो जाएगा, कम आपका किस में होगा बेटा? जल्दी बताओ, कम किस में होगा? कम होगा अंतःकोश की पाचन में। क्लियर? चलो अब एक अंतर और देखते हैं, एक अंतर पहले और देखेंगे। जो बेटा अंतःकोश की पाचन होता है कम क्षमता युक्त होता है, इसमें कम क्षमता पाई जाती है और बच्चों इसमें ज्यादा क्षमता पाई जाती है। अंतःकोश की पाचन अमीबा में पाया जाएगा और बाह्य कोश की पाचन बच्चों आपको मनुष्य में मिलता है। तो ये बच्चों अंतर हो जाएंगे। और अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? तो एक साइड में लिखेंगे प्रत्यक्ष परिवर्धन, एक साइड में लिखेंगे अप्रत्यक्ष परिवर्धन। प्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्कों के समान होते हैं, अप्रत्यक्ष परिवर्धन में शिशु वयस्कों के समान नहीं होते हैं। प्रत्यक्ष परिवर्धन में मध्यावस्था नहीं पाई जाती है, इसमें वयस्क बनने से पूर्व शिशु एक या अधिक मध्य अवस्थाओं से गुजरता है। प्रत्यक्ष परिवर्धन में मैंने आपको पढ़ाया है लार्वा नहीं पाया जाता, अप्रत्यक्ष परिवर्धन में लार्वा पाया जाता है। तो हाइड्रा केचुआ मनुष्य में प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, लेकिन बच्चों मेढक, घरेलू मक्खी, रेशम कीट आदि में अप्रत्यक्ष परिवर्धन पाया जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताइए। सो देखो कितना आसान सा है, परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताना है। तो परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस, सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस होगा, अगर आपसे बात की जाए प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो इसमें आपको बेटा पोषक, बेटा जो पोषक होगा, ठीक है, इसके अलावा बेटा इसमें आपको टेगुमेंट का मोटा स्तर पाया जाता है। पोषक के शरीर में ऊतकों से चिपकने के लिए चूसक और क्या पाए जाते हैं बेटा? आपके इसमें अंकुश पाए जाते हैं, मतलब आपको सकर मिलेगा और स्पाइंस या हुक मिलता है। चलन अंग इसमें अनुपस्थित होता है। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है और प्रायः अवायवीय श्वसन पाया जाता है। तो ये बच्चों आपका परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के क्या हो जाएंगे बेटा? विशेष लक्षण हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका
क्वेश्चन नंबर 6। और अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से देखो। आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। सो पहला लिखिएगा, सुरक्षा के लिए क्यूटिकल की उपस्थिति, विकसित पेशी तंत्र गमन में सहायक, कीटों में श्वसन नलियों द्वारा श्वसन से सीधे ऑक्सीजन प्राप्त होती है, संधि युक्त उपांगों द्वारा विभिन्न कार्य संभव होते हैं, तंत्रिका तंत्र तथा संवेदी अंग विकसित होते हैं, संचार हेतु फेरोमोन्स पाए जाते हैं। तो बच्चों ये आर्थ्रोपोडा ये आपका जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करें तो यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, आपको मैं बता चुका हूं। और इस कथन के आपको बताने हैं कारण, तो बेटा ये सभी कारण को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको बेटा स्कूल के एग्जाम में मिल सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। क्लियर? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जल संवहन तंत्र किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है। तो बेटा अगर आपसे मान लो किसी ने पूछ लिया कि जल संवहन तंत्र किस वर्ग का प्रमुख लक्षण है, तो जल संवहन तंत्र बेटा इकाइनोडर्मिटा। बेटा जल संवहन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस आपका किस बेटा सब बताओ कौन सा वो संघ है जिसका सबसे प्रमुख लक्षण है बेटा जल संवहन तंत्र। तो जल संवहन तंत्र बेटा आपका प्रमुख लक्षण है इकाइनोडर्मिटा का। और इसको इंग्लिश में भी लिख लेना बेटा, इंग्लिश में लिख लीजिएगा जिसे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये आपका प्रमुख लक्षण हो जाएगा, प्रमुख लक्षण हो जाएगा इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा। चलिए सबने बेटा नोट कर लिया, तो इसको आप लोग बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट। और अब आते बेटा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, सभी कशेरुकी कॉर्डेट्स है लेकिन सभी आपके कॉर्डेट्स कशेरुकी नहीं है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स बेटा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं है, इस कथन को आपको बताना है। तो देखो सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स क्यों है, पहला आपको यह जानना होता है कि सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स क्यों है बेटा। कॉर्डेट्स का सबसे प्रमुख लक्षण होता है कि इनमें आपको पृष्ठरज्जु मिलता है। पृष्ठरज्जु का मतलब बेटा नोटोकॉर्ड का पाया जाना। तो सभी कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड पाई जाती है और कॉर्डेट्स में ही आता है आपका बच्चों क्या वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में भी बेटा आपको नोटोकॉर्ड पाई जाती है, लेकिन वर्टिब्रेट्स में थोड़ा सा एक खास एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत ही बच्चों बिल्कुल चमत्कारी चीज उसमें क्या होती है कि उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो केवल भ्रूणी अवस्था में पाया जाएगा। जब वर्टिब्रेट्स बड़े हो जाते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड मेरुदंड में रूपांतरित हो जाती है। ये वर्टिब्रेट्स की खासियत है।
कोऑर्डिनेट्स में मैंने आपको बताया है बच्चों कि जो संघ कोऑर्डिनेटा है, संघ कोऑर्डिनेटा, आप लोग पहले मेरे साथ साथ बच्चों इसको नोट करिएगा। संघ कोऑर्डिनेटा, संघ कोऑर्डिनेटा आपको मैंने बताया हुआ है कि संघ कोऑर्डिनेटा के 3 उपसंघ होते हैं। पहला उपसंघ का नाम होता है यूरो कोऑर्डिनेटा, ये भी आपका कोऑर्डिनेटा में आएगा। दूसरा सिफेलो कोऑर्डिनेटा, ये भी आपका कोऑर्डिनेटा में आता है। और तीसरा बच्चों वर्टिब्रेटा, ये भी आपका कोऑर्डिनेट में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है सभी कोऑर्डिनेटा, मतलब सभी कोऑर्डिनेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं। क्यों? क्योंकि सभी जितने भी वर्टिब्रेटा आपको मिलेंगे, जितने भी वर्टिब्रेटा बच्चों उपसंघ में जंतु होते हैं, उन सभी में आपको नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। और संघ कोऑर्डिनेटा का मुख्य लक्षण ही यही है कि अगर किसी जंतु में नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो उस जंतु को संघ कोऑर्डिनेटा में रखते हैं। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इसलिए सभी वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन सभी मतलब वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स तो हैं, लेकिन सभी कोऑर्डिनेट्स आपका वर्टिब्रेट नहीं है। कुछ कोऑर्डिनेट्स यूरो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स सिफेलो कोऑर्डिनेटेड मतलब सिफेलो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स में आपका 3 बेटा आ रहा है, तो कुछ आपके किस में आते हैं? यूरो कोऑर्डिनेटा में। कुछ आपका किस में आता है? सिफेलो कोऑर्डिनेटा में। क्लियर बेटा? समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो मैंने आपको क्या बोला बेटा? देखो, कुछ आपके जो कोऑर्डिनेटा के जंतु आएंगे वो यूरो कोऑर्डिनेटा में आ जाएंगे, कुछ आपके सिफेलो कोऑर्डिनेटा में आ जाते हैं, कुछ आपके वर्टिब्रेटा में आ जाते हैं। इसका मतलब क्या आपने समझा? कि सभी कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं है। कुछ कोऑर्डिनेट्स यूरो कोऑर्डिनेटा में भी आते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट सिफेलो कोऑर्डिनेटा में भी आते हैं। तो आपने क्या देखा कि सभी कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट नहीं है, लेकिन सभी वर्टिब्रेट्स क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स क्यों होंगे? क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स में, मेरे साथ साथ बोलो, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। सभी वर्टिब्रेट्स में क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड। 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 लेकिन भ्रूणी अवस्था में क्या पाया जाएगा? भ्रूणी अवस्था में जब वो वयस्क हो जाएगा तो उसमें ये नोटोकॉर्ड रूपांतरित हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, मतलब आपका बेटा मेरुदंड में। किसमें बदल जाएगी? मेरुदंड में। क्लियर? चलो, तो बेटा चलो इसे जैसे देख लो आप लोग फटाफट। सभी कोऑर्डिनेट्स में पृष्ठ रज्जु पाई जाती है। कोऑर्डिनेट के अंतर्गत यूरो कोऑर्डिनेटा तथा सिफेलो कोऑर्डिनेटा तथा वर्टिब्रेटा सम्मिलित है। कशेरुकियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल या उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि प्रोटोकोऑर्डिनेट्स में वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, अतः कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट्स कोऑर्डिनेट्स भी हैं, परंतु सभी कोऑर्डिनेट्स वर्टिब्रेट नहीं है। क्लियर बेटा? सबने नोट कर लिया? सबने बेटा जल्दी से बोलो, नोट कर लिया? यहां तक बेटा आपका जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद बच्चों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ऐसे पहले बेटा आप लोग जल्दी से बोलिए, आप लोग नोट कर लिए बेटा इसको? सभी बच्चों ने इसको जल्दी से नोट कर लिया है? चलिए, तो अब आते हैं बेटा, नोट हो गया? हाँ भाई, सबने नोट कर लिया? जल्दी से बोलिए। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके स्कूल के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो वेरी गुड, सब लोग नोट करते चलिए। हो गया बेटा नोट?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया नोट? चलिए चलो, ओके हो गया नोट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मछलियों में वायु आशय, वायु आशय को इंग्लिश में बोलते हैं एयर ब्लैडर्स, की उपस्थिति का क्या महत्व है? मछलियों में वायु कोश या वायु आशय उत्प्लवन में सहायक होते हैं। उत्प्लवन मतलब कि जो मछलियां होंगी, मछलियों में क्या होता है बेटा? मछलियों में एयर ब्लैडर होता है जो उनको, ठीक है, पानी के अंदर तैरने में सहायता करेगा। इसी के द्वारा ये जो एयर ब्लैडर है ये मछलियों को बेटा पानी में क्या करता है? तैरने में सहायता करता है और मछलियों को पानी में डूबने से बचाता है। तो मछलियों में जो एयर ब्लैडर है बच्चों, ये एयर ब्लैडर क्या करता है? मछलियों में उत्प्लवन में सहायता करता है। इनकी सहायता से मछलियां जल में तैरती हैं। वायु कोश इन्हें जल में डूबने से बचाते हैं। वायु कोश वर्ग ऑस्टिकथीज में पाए जाते हैं, जबकि वर्ग कॉन्ड्रिकथीज में अनुपस्थित होते हैं। जिन मछलियों में वायु कोश नहीं होते हैं उन्हें जल में डूबने से बचने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। क्लियर? सो बच्चों ये 11वां क्वेश्चन में नोट कर लीजिए इस फटाफट। हाँ, लगातार तैरना पड़ेगा बेटा। बहुत से बेटा सबने नोट कर लिया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। सब लोग इसको जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 11 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से नोट करिए। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त करने के बाद बच्चों अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। ओके बच्चों, सबने नोट कर लिया? चलो सबने नोट कर लिया? तो लगातार तैरना पड़ेगा। क्लियर? चलो सबने नोट कर लिया बेटा, सबने नोट कर लिया? आगे बढ़े। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? मछलियों में, मतलब मछलियां तो हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण है? तो पक्षियों में जो फोर लिम्स होता है वो रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और पक्षियों की अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली तथा वायु कोश युक्त होती हैं, जिससे शरीर हल्का रहता है। मूत्राशय अनुपस्थित होता है। उड़ने में सहायक पेशियां विकसित होती हैं। क्लियर? तो बेटा इसके बाद आप लोग जल्दी से जो है क्वेश्चन नंबर 11 भी नोट कर लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा आसान है बच्चों, तो इसको भी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? क्या अंडजनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका आंसर आप जानते हैं बेटा, तो आंसर होगा नहीं। अंडजनक तथा जरायुज द्वारा जो उत्पन्न अंडे होंगे बेटा, अंडजनक और जरायुज द्वारा जो उत्पन्न अंडे होते हैं बच्चों, या बच्चों की संख्या में बराबर नहीं होते हैं। बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं। क्यों? अंडजनक जंतुओं में अंडे से बच्चा मादा शरीर के बाहर अर्थात बाह्य वातावरण में विकसित होता है, अतः बहुत से अंडों के नष्ट होने की संभावना होती है। इसलिए ये जंतु अधिक संख्या में अंडे देते हैं। जरायुज बेटा, जरायुज जंतु, जरायुज जंतुओं का मतलब जो बच्चों बच्चे देते हैं। ऐसे जंतु जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें बच्चों हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं जरायुज। और बच्चों जरायुज क्लियर हो गया? जरायुज क्लियर बेटा? क्या बोलेंगे? जरायुज। क्या बोलेंगे? जरायुज। क्या बोलेंगे? जरायुज। और बेटा आगे सुनो, जरायुज जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के अंदर होता है, अतः केवल एक या कुछ बच्चे ही उत्पन्न होते हैं। और जरायुज को इंग्लिश में आप लोग क्या बोलोगे? सो जरायुज को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं विविपेरस। जरायुज को क्या बोलोगे बेटा इंग्लिश में? विविपेरस। क्या बोलोगे? विविपेरस। नोट कर लो बच्चों जल्दी से, और ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। निम्नलिखित में से शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया?
बताओ बच्चों, सबसे पहले किनका शरीर में आपको सेगमेंटेशन दिखा था? वो कौन से संघ के जंतु आएंगे जिनमें सबसे पहले सेगमेंटेशन देखा गया था? प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनिलीडा की आर्थ्रोपोडा? तो करेक्ट आंसर होगा एनिलीडा। सबसे पहले बच्चों जो शरीर है, ठीक है, मतलब किसमें सबसे पहले बच्चों आपका सेगमेंटेशन दिखाई दिया था? तो सेगमेंटेशन सबसे पहले बच्चों दिखाई दिया गया था किसमें? एनिलीडा में। आपको बच्चों क्या आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से आपने बिल्कुल बेटा एकदम समझा हुआ है ना कि आपको मैंने बताया था एनिलीडा में पाया जाता है सेगमेंटेशन, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है सेगमेंटेशन और कॉर्डेटा में पाया जाता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन कौन से 3 संघों में पाया जाता है? तो एक मैंने आपको बता दिया है एनिलीडा, एक आपका आर्थ्रोपोडा, एक आपका कॉर्डेटा। सो एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। क्लियर? ऐसे आप बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। आपको बेटा मैं यहां पास आपको कुछ एक साइड में बेटा दे रहा हूं और ये दूसरे साइड में आपके हैं। आपको करना क्या है, इनका बच्चों आप लोगों को मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बच्चों आप लोग इसको बताइए कौन कहां पास बेटा। तो इसको आप लोगों को बेटा क्या करना है, इसको हम लोगों को मिलान करना है। तो ओपर्कुलम, ओपर्कुलम बेटा किस में पाया जाता है? तो ओपर्कुलम पाया जाता है ऑस्टिक थीस में। तो ओपर्कुलम को मिलाएंगे ऑस्टिक थीस में। हो गया बेटा, क्वेश्चन पहला हो गया। ये पैरापोडिया किसमें पाया जाता है? एनिलीडा में। तो एनिलीडा में क्या हो गया? पैरापोडिया। स्केल्स बेटा, स्केल्स किसमें पाए जाते हैं? तो स्केल्स पाए जाते हैं आपके रेप्टिलिया में। कॉम्प्लेक्स पाया जाता है टीनोफोरा में। रेड्यूला पाया जाता है बच्चों आपका किसमें? मोलस्का में। हेयर्स पाए जाते हैं बच्चों आपके किसमें? हेयर पाए जाते हैं मैमेलिया में। कोआइनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं ओरिफेरा में। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं बच्चों साइक्लोस्टोमेटा। और इसके अलावा किसमें मिलेगा? साइक्लोस्टोमेटा मिलेगा। साइक्लोस्टोमेटा के अलावा बेटा आपको किसमें मिलता है? जैसे बोलो साइक्लोस्टोमेटा के अलावा, साइक्लोस्टोमेटा के अलावा कॉन्ड्रिक थीस में मिलेगा। क्लियर? चलो कॉन्ड्रिक थीस में मिलेगा, बिल्कुल सही बेटा, कॉन्ड्रिक थीस में भी मिलेगा। तो हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका साइक्लोस्टोमेटा एवं कॉन्ड्रिक थीस, बिल्कुल सही बेटा, साइक्लोस्टोमेटा मिलेगा एवं कॉन्ड्रिक थीस मिलेगा। क्लियर? साइक्लोस्टोमेटा एवं कॉन्ड्रिक थीस में मिलता है। चलो सबने बेटा नोट कर लिया एकदम। तो ये निम्न का सही मिलान कीजिए, सबने बेटा मिला लिया इसको। चलो आंसर भी नोट कर सकते हो यहां पास बेटा, ये मैंने आंसर भी आपको दिख रहा है। तो यहां पास आप आंसर बेटा, तो आपको बेटा ये आंसर सबको दिख रहा होगा, तो आंसर भी नोट कर लीजिएगा। क्लियर बच्चों? जल्दी से बोलिएगा फटाफट। हाँ भाई क्लियर, एकदम क्लियर। चलो अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 और ये बेटा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। मनुष्यों पर पाए जाने वाले कुछ परजीवियों के हमें नाम लिखने हैं। देखो बेटा परजीवी, परजीवी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवित जीव से प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे आपका जोंक परजीवी है। जैसे बेटा आपका जो जीवाणु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं वो सभी जीवाणु बेटा परजीवी होते हैं। तो जैसे आपका टीनिया, टीनिया बच्चों परजीवी है और टीनिया को हम सामान्य भाषा में फीता कृमि बोलते हैं। तो टीनिया सामान्य भाषा में फीता कृमि, टीनिया सामान्य भाषा में फीता कृमि। एस्केरिस गोल कृमि, वूचेरेरिया फाइलेरिया कृमि, एनसाइकोस्टोमा अंकुश कृमि, ट्राइचुरिस वीप कृमि, ड्रेकुनकुलस गुइनिया कृमि और पेडिकुलस जू।
तो बेटा आप सभी लोग जल्दी से इन परजीवियों के नाम नोट कर लीजिएगा। और बच्चों ये परजीवियों के नाम, ठीक है, और ये परजीवियों के बेटा नाम लिखने के बाद बच्चों आपका ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो अब हम आते हैं बच्चों, ठीक है, पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, सब लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया? चलो, तो अब बेटा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अब आज का डीपीपी नोट करना है। तो बच्चों आज के डीपीपी को हम लोग नोट करेंगे। आज के डीपीपी का पहला क्वेश्चन बच्चों, आज के डीपीपी का पहला क्वेश्चन आपको बच्चों बताना है, सेगमेंटेशन किन संघों में पाया जाता है? किन संघों में पाया जाता है? नेक्स्ट बेटा बताइए इसके बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यूडोसीलोमेट के उदाहरण, स्यूडोसीलोमेट के उदाहरण बताइएगा। और स्यूडोसीलोमेट वाले संघ का नाम बता दीजिए, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, स्यूडोसीलोमेट किस संघ में पाए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। तीसरा क्वेश्चन, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक के उदाहरण बताइएगा। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक किन संघों में पाए जाते हैं? किन संघों में पाए जाते हैं? और चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? चौथा क्वेश्चन है, सबको बताना बेटा, चौथा क्वेश्चन नोटोकॉर्ड किस संघ में पाई जाती है? और लास्ट क्वेश्चन बच्चों, 11 संघों के नाम। 11 संघों के नाम बच्चों एकदम सीक्वेंस में आप लोग बिल्कुल अच्छे से बच्चों एकदम नोट करिएगा। आप सभी ने उसको अच्छे समझ लिया है, ठीक है, वो अच्छे समझ में आ गया है। 11 संघों को आपने अच्छे समझ लिया है, तो बच्चों आप उसका अब जो है सीरियल से नाम लिखिएगा, पूरे चैप्टर को रिवीजन करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।